मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ। चर्चा की शुरुआत करूंगी। महंत राम रतन गिरी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव हैं अखाड़ा परिषद से। इसके साथ ही आलोक लाल जी हैं, पूर्व डीजीपी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। पहला सवाल मैं महंत राम रतन जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि संत समाज से इस प्रकार की घटनाओं का सामने आना उम्मीद से बिल्कुल बाहर की बात होती है। संत समाज हमेशा लोगों को प्रेरित करता है कि इस प्रकार के कदम ना उठाए, आत्महत्या जैसे कदम ना उठाए। क्या लगता है आपको कि क्या नरेंद्र गिरी जी की तरफ से ये कदम उठाया गया है, आत्महत्या उन्होंने की है, या फिर आप इसको किसी और पहलू से जोड़ के देख रहे हैं? वैसे अभी एसआईटी की टीम गठित हो गई है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा। अभी तो जिस तरह से सुसाइड नोट निकला है, तो अभी यही कह सकते हैं कि आत्महत्या ही की है। आत्महत्या करना संत के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है, बड़ा पाप है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों किया। मैं नरेंद्र गिरी जी बड़े साहसी थे, उन्होंने 4 कुंभ मेले कराए और शासन प्रशासन में सब जगह बड़े उनकी धाक थी। यकीनन अपने आप में एक बड़े महंत के रूप में सामने आए, बड़े बड़े मुद्दों पर बड़े मुखर होकर बोले। आलोक जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि पहली बात तो ये हैरान करने वाला मामला इसलिए था क्योंकि संत समाज की तरफ से आत्महत्या जैसे कदमों की कभी भी बातें ज्यादातर सामने नहीं आती थी, खासकर उन चेहरों की जो बहुत जाने माने चेहरे होते थे। 7 पेजेस का सुसाइड नोट मिला है। क्या माना जाए कि बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा? क्योंकि 7 पन्नों में बहुत ब्रीफली हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उन्होंने वो सुसाइड नोट लिखा है। आप क्या मुझसे पूछ रही हैं? जी आलोक जी। देखिए, ऐसा है कि किसी भी विवेचना में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जी। पहला तो इस घटना के पीछे का इतिहास क्या है, दूसरा ये कि साक्ष्यदर्शी हैं जिन्होंने देखा है उनको तथाकथित रूप से लटकते हुए, वो साक्ष्यदर्शी हैं, और तीसरा वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को समझा है, जिसको परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। तो इतिहास में पहले इनके किस किस कारण से किसके साथ विवाद हुए हैं, इनका जो मठ है उसके अंदर सुना ये है कि जमीन आदि के विवाद को लेकर पहले से कुछ न कुछ झगड़ा झंझट रहा है। अगर ऐसा है तो उसको खगालना होगा, जो भी पुलिस दल इसकी जांच करेगा। दूसरी बात जो है, जिन्होंने इनको सबसे पहले देखा मृत्यु के बाद, वो बताते हैं कि ये एक रस्सी से लटके हुए थे। तो वो प्रत्यक्षदर्शी बहुत सारी बातें बताएंगे उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या देखा, तो उनकी महत्वपूर्ण साक्ष्य होगी। इसके साथ ही साथ जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जिनको कहते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो ऐसी होगी कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने रस्सी मंगाई थी, कहा यह जा रहा है कि इन्होंने सल्फास खाने के लिए गोलियां मंगाई थी, कहा यह जा रहा है कि इसके पहले इनके किसी शिष्य के साथ इनकी बनती नहीं थी, उसके साथ झगड़ा झंझट हो चुका था। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो घटना के चारों तरफ हैं। तो दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। जांच से जो बातें सामने आएंगी, इसकी विवेचना से, वो इन 3 आधारों पर आएंगी। पहला, इतिहास क्या है इस घटना का, दूसरे परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या है, और तीसरे प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा है, उसके आधार पर निकलेगा। नहीं आलोक जी, यहाँ एक सवाल जरूर होगा, क्योंकि जो 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है या मोबाइल पे जो लास्ट वीडियो उन्होंने बनाई थी, उसमें उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों का नाम लेकर करके ये बस बात को कहा कि इन्होंने मानसिक तौर पर मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत पीड़ा पहुंचाई है, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। जी, ये भी एक परिस्थिति होगी। हाँ जी। ये परिस्थिति जानने के लिए एक बहुत अच्छा आधार है। अगर वो 7 पेज का नोट लिखा गया है, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि जो महंत जी थे वो बहुत लिखते पढ़ते नहीं थे, हस्ताक्षर तो करते थे, लेकिन लिखने पढ़ने का काम उनके बिहाफ पर कोई और करता था। वो चिट्ठी पत्री भी स्वयं नहीं लिखते थे, पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अखबार में कुछ ऐसा पढ़ा है। मौखिक तौर पर सामने आ रहे हैं। तो अगर ये तथ्य हैं तो ये प्रश्न उठेगा कि फिर 7 पेज का वो कैसे एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं जो दस्तावेज सामने रखा गया है कि ये उनका सुसाइड नोट है। इसके अलावा क्या उनके पास ऐसी कोई डिवाइस थी, फोन के अलावा भी
जिस पे वो रिकॉर्ड करते थे, क्या फोन पे रिकॉर्ड करने का उनका पुराना इतिहास भी है? क्या पहले भी वो इस प्रकार से अपने मैसेज रिकॉर्ड करके लोगों को दिया करते थे? ये पहली बार किया है या पहले भी किया है? ये सारी चीजें दिखाएंगी कि वास्तव में उनको इन सब चीजों से पहले से परिचय था कि नहीं था। अगर ऐसा था तो फिर ये माना जा सकता है कि ये जो वीडियो जिसकी बात हो रही है, जो ऑडियो जिसकी बात हो रही है, अगर वो वास्तविक है, उसकी भी परीक्षा हो सकती है, साइबर परीक्षण हो सकता है उसका कि ये वास्तविक है या इसको डॉक्टर्ड बनाया गया है, गलत तरीके से तैयार किया गया है। तो ये सारी चीज परिस्थितियां ये जांच से ही सामने आएंगी। महंत जी मेरे साथ लगातार रामरत्न जी बने हुए हैं। रामरत्न जी, क्योंकि सवाल शिष्य पे उठा है और एक गुरु अपने शिष्य के लिए वो सब कुछ न्यौछावर करता है, और हालिया कुछ दौर में जमीन के विवाद को लेकर के जो चीजें सामने आई थी, आनंद गिरी ने उसको लेकर के माफी मांगी थी नरेंद्र गिरी जी से, और माफ भी करते हुए नजर आए थे वहां पर। क्या लगता है आपको, क्योंकि सवाल की सीधा इस समय जो सवाल की सुई है वो जाके आनंद गिरी पे खड़ी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या लगता है आपको कि पुरानी जो जमीनी विवाद को लेकर के बातें चली थी उसके तहत ऐसा कोई काम किया गया है? विवाद गुरु चेलों का तो था ही। 14 मई को महंत नरेंद्र जी के कहने से नरेंद्र खाड़े से उनको निष्कासित भी कर दिया था। एक जमीन थी मठबागंबरी गद्दी परिसर में, वो जमीन जो है महंत जी ने तो पेट्रोल पंप के लिए नरेंद्र उनके चेले आनंद गिरी जी को देनी थी लीज पे। फिर बाद में उनका मन बदल गया था कि भाई नहीं, अब पेट्रोल पंप नहीं लगाएंगे, तो जमीन वापस ले रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया आनंद गिरी जी ने कि नहीं, अब ये मैं नहीं दूंगा, ये जमीन तो मेरे पास ही रहेगी। जब से गुरु चेलों में थोड़ा टेंशन बढ़ता चला गया, उसके बाद फिर 14 मई को फिर हमारे निजी खाड़े ने कारकाडी ने उनको बाहर कर दिया। गुरु पूर्णिमा से पहले फिर आनंद गिरी को आया कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, फिर उसने माफी मांगी, उन्होंने माफ कर दिया महंत जी ने, और इतना कहा केवल तुम गुरु पूर्णिमा पे ही हमारे यहाँ आ सकते हो, बीच में नहीं आओगे। लेकिन यहाँ पर रामरत्न जी एक सवाल उठ के सामने आ रहा है, क्योंकि कल जब ये खबर सामने आई कि नरेंद्र गिरी जी का जो है पार्थिव शरीर मिला है पंखे से लटका हुआ, तो आनंद गिरी की तरफ से भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि बाकी सारे फैक्टर्स को देखना होगा, केवल ये मत देखिए कि मेरे से विवाद चल रहा था, मैं बाद में गया, मैंने माफी भी मांगी, और भी कई मुद्दे हैं, पहले वो मुझे उत्तराधिकारी बनाने वाले थे, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी, तो ऐसा क्या हुआ एकाएक कि वो मुझसे नाराज हो गए? उनको उत्तराधिकारी तो उनको कई साल पहले ही बना दिया था, लेकिन जमीन उन्होंने वापस नहीं की, फिर उनकी वसीयत कैंसिल कर दी थी जी। और रही बात, ये एसआईटी की टीम गठित हो गई है, अभी कहना जल्दबाजी होगा, जब तक ये पूरी पड़ताल न हो जाए अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि दूसरी सुई किस तरफ जाती है, अभी ये बहुत कहना मुश्किल है। बिल्कुल। मेरे साथ आलोक लाल जी भी बने हुए हैं। आलोक लाल जी, क्योंकि यकीनन संत समाज से जब कोई ऐसा मामला सामने आता है तो आध्यात्मिक तौर पर लोगों का जुड़ाव होता है, आध्यात्मिक तौर पर जुड़ाव होने के कारण कई बार आक्रोश का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं जैसा अखबारों में देख रहा हूँ, इसको लेकर काफी राजनीतिक हलचल भी है, लगभग सभी दलों के प्रमुख नेताओं। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। आलोक लाल जी, आपसे सवाल मैंने लिया था क्योंकि जब आध्यात्मिक तौर पर एक बड़े चेहरे आप बन जाते हैं और हर मुद्दे पर सत्ता से लेकर के आम जनमानस से लेकर कारोबारी तक आपकी बात सुन रहे हो, तो वो पद अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, और पद की लुलुपता जो है वो अक्सर देखी गई है बड़ी घातक सिद्ध होती है। क्या माना जाए, ये भी एक फैक्टर हो सकता है? ये जो महंत जी के साथ घटना हुई है, उनके स्वयं के कारण हुई है, किसी और के द्वारा हुई है, जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक इस पे बहुत ज्यादा मीमांसा की संभावना नहीं है। जैसा कि आप मुझसे पूछ रही हैं, इसको कुछ भी मान लेना इस परिस्थिति में जो हमारे पास अभी तक है उचित नहीं होगा। मैं ये चाहूंगा कि जिस जांच एजेंसी को इसकी जांच मिलती है, जब तथ्य सामने आए उसके आधार पर ही कोई बात की जाए, क्योंकि दिवंगत आत्मा की शांति की भी बात है। अगर हम लोग यहाँ बैठकर उसका बहुत ज्यादा मीमांसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छा होगा वो। बिल्कुल। रामरत्न जी के पास जाना चाहूंगी मैं। रामरत्न जी, क्योंकि मठ बहुत बड़े होते हैं और मठ की कुर्सी किसी को मिल जाना अपने आप पे एक बड़ी चीज है, और
क्या माना जाए, क्योंकि कई बार मठों से ये चीज निकल करके सामने आई है। देखिए सांप्रदायिक तौर पर अगर इसको मैं कहूँ, आध्यात्मिक तौर पर अब मैं अगर मठों की बात करूं, बहुत सम्मान लोग करते हैं, पूजा करते हैं, वहां जो ऋषि संत बैठते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन मठों के अंदर से अभी हालिया दौर में कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, विद्वेष सामने आए हैं, सत्ता की जो मठ की जो सत्ता की कुर्सी होती है उस पर काबिज होने के लिए लड़ाइयां होती नजर आई हैं। एक दूसरे के ऊपर जो अनुदान आता है उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ये क्या अब क्या कोई पैटर्न चेंज हुआ है? क्योंकि अभी तक इससे पहले के दौर में ऐसी चीजें नहीं आती थी। लेकिन ये अब इन्होंने जो है आनंद गिरी ने महन जी के ऊपर ब्लेम लगाया है, ये गलत है। महन जी ने तो काफी वहाँ विकास किया है, कम से कम 125 विद्यार्थी रहते हैं, काफी जो है गौशाला है काफी, और उनके खेती बाड़ी बगीचे सभी है। लेकिन वो जो ब्लेम लगा रहे हैं ये गलत है। महन जी तो हमेशा धार्मिक कार्य करते रहते थे, और भारतीय संस्कृति का प्रचार करना और संस्कृत महाविद्यालय चलाना, और ये चार कुंभ मेले करा दिए सभी जगह। काफी अच्छा उनका शासन प्रशासन में प्रभाव था, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, यकीनन नामरत्न जी, मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि ये नरेंद्र गिरि जी के पद की अगर बात की जाए तो सत्ता के बड़े बड़े चेहरे तक आकर के नतमस्तक होते थे, उनके आगे मुलाकात करने पहुंचते थे। उनके निधन से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात हुई थी। पत्रकारों के सवालों को भी बड़े सहजता से जवाब दे देते थे, बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते थे। अभी हालिया जो दौर तालिबान का देखने को मिला उस पर भी अपनी बात रखते थे। लेकिन एक और सवाल मेरा रामरत्न जी आपसे होगा, क्योंकि आज साध्वी प्रज्ञा की तरफ से एक बात कही गई कि ये जो है ये बाहरी तरीके से किया गया एक तरीके से हिंसा है जो हमारे संत समाज में देखी गई है, क्योंकि एक शिष्य कभी एक गुरु की हत्या नहीं कर सकता। हो सकता है, लेकिन अभी एसआईटी की कमेटी गठित हुई है। अब एक दो दिन में 2-4 दिन में पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी कहना बड़ा जल्दी हो जाएगा। आपने मैडम बोला था कि महाराज जी के पास सभी पार्टियों है। एक तो महाराज जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो दूसरी बात उनका जो लेटे हुए हनुमान है प्रयागराज में संगम के तट पर, तो वहां पर सभी लोग आते हैं, जज और नेता लोग। तो उनके बाद गंगा जी स्नान करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद बहन जी से मुलाकात करते थे। इस तरह से उनका काफी वर्चस्व हो गया था, हिंदुस्तान में सभी जगह जाने जाते थे। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन अगर मैं महंत जी के परिवार की बात करूं, नरेंद्र गिरि जी के परिवार की बात करूं, क्योंकि आज उनकी बहन भी पहुंची थी प्रयागराज में, उन्होंने कहा कि हम दावा कर सकते हैं कि मेरे भाई जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकता। वो हमसे काफी लंबे समय से 12वीं तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद उन्होंने जो है परिवार त्याग दिया। उसके बाद उनकी बहन का विवाह हो गया था, उसके बाद से कभी उनकी मुलाकात उनकी बहन से नहीं हुई थी। उनका सीधा कहना था कि मेरे भाई का व्यवहार ही नहीं था, वो लोगों को प्रेरित करते थे कि आत्महत्या जैसा कदम मत उठाओ, तुम्हें ईश्वर ने ये शरीर दिया है, इससे पुण्य कमाओ जब तक तुम्हारा जीवन है, और जब ईश्वर तुम्हारा जीवन समाप्त कर दे तब तो हर व्यक्ति छोड़ के चला जाता है इस मोह माया वाली संसार को, तो सब चले जाते हैं, लेकिन जब तक देह है तब तक उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन अगर ऐसी बातें कहने वाला संत की खुद खबर निकल करके सामने आती है कि पंखे से लटका हुआ उनका शरीर मिला और जो है जहर उन्होंने मंगवाया था, तो इस पैरामीटर पे क्या समझे जाए? क्योंकि बहुत हद तक साइकोलॉजिकल फैक्टर आपका सामने आता है कि आपका माइंडसेट क्या है लाइफ को लेकर के। अगर माइंडसेट इतना पॉजिटिव है तो उसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट कैसे आ सकता है? मैं कहा था कि किसी भी तफ्तीश में, किसी भी विवेचना में ये देखा जाता है कि इसकी साक्षी क्या है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, यानी सर्कमस्टेंसेस क्या थी, क्या हालात थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उनमें से एक बिंदु ये भी आता है क्या मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक ठाक था सब कुछ। मैं मान के चलता हूँ कि महंत जी इतने महत्वपूर्ण पद पर थे, इसलिए उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रश्न उठाना उचित नहीं होगा। लेकिन तब भी क्या कभी कभी ऐसा होता था कि वो ऐसी बातें करते थे जिससे ये संकेत मिले कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं।
ये सारी बातें विवेचना से सामने आएंगी। इतिहास भी देखना पड़ेगा। इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसी बातें की हो जिससे उनका अवसाद पता लगता हो? क्या डिप्रेशन के शिकार कभी लगे वो? क्या कभी ऐसा लगा कि वो इस दुनिया से किसी वजह से नाराज थे, खिन्न थे, परेशान थे? क्या ऐसी बातें पहले भी कभी हुई हैं? तो जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसका ये सारा हिस्सा होगा। इतिहास भी देखना पड़ेगा, उनका पीछे कभी ऐसा रहा है क्या? कभी उनके मानसिक बीमारी की कभी बात आई है? मैं मान के चलता हूँ कि महंत जी के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन विवेचना अधिकारी जो भी होंगे उनको ये सब सभी दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। महंत रामरत्न गिरी जी मेरे साथ जुड़े थे, निरंजनी अखाड़ा के सचिव रहे, इसके साथ ही आलोक लाल जी मेरे साथ जुड़े, पूर्व डीजीपी उत्तराखंड के रहे हैं। सीधे तौर पर सवाल कही है, और कल क्योंकि पोस्टमार्टम होना है पार्थिव शरीर का, कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चीजें कई सामने आ जाएंगी कि क्या कुछ पूरा मैटर था, लेकिन जांच की जा रही है। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। सरकार ने भी सहमति जता दी है कि सीबीआई जांच होगी और उसके बाद जो फैसला होगा, अगर वो हत्या के तौर पर सामने आता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।